हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर के नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, चैप्टर में दो पार्ट्स होने वाले हैं। एक होगा तुम्हारा मनी वाला पार्ट, जिसमें हम ये समझेंगे कि मनी कैसे वर्क करता है, करेंसी किस तरह से वर्क करता है। और चैप्टर का दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा क्रेडिट वाला पार्ट, जिसमें हम लोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तुमने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये जरूर सोचा होगा कि अगर हमारे जो पैसे हैं, हमारे नोट्स और कॉइन्स हैं, अगर ये चीजें नहीं होती तो हमारा सोसाइटी कैसे वर्क करता। तो आज से हजारों साल पहले जो तुम्हारा पैसा है, जो नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में है, जिस पैसे को हम देकर कोई भी सामान या अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, वो किसी जमाने में नहीं हुआ करता था। तो जब पैसा नहीं हुआ करता था तब लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे। तो उस जमाने में पैसों की जगह पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जैसे कि एक लड़का है जिसका नाम है रोहन और एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है श्रुति। अब रोहन को जूते खरीदने हैं और श्रुति को कपड़े लेने हैं। रोहन और श्रुति दोनों एक ऐसे टाइमलाइन में जी रहे हैं जहाँ पे पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब रोहन अपने जूते कैसे लेगा और श्रुति अपने कपड़े कैसे लेगी। तो यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम का यूज करेंगे। बार्टर सिस्टम कैसे वर्क करता है, मान लो श्रुति के पास जूते हैं जो रोहन को चाहिए और रोहन के पास वो ड्रेस है जो श्रुति को चाहिए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, रोहन श्रुति से अपने जूते ले लेगा और उसके बदले में उसे ड्रेस दे देगा जो श्रुति को चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने अपने सामान को एक्सचेंज कर लिया और इस तरह से रोहन को जो चाहिए था वो मिल गया और श्रुति को जो चाहिए था वो उसे मिल गया और दोनों की जरूरतें भी पूरा हो गई। तो बेसिकली अगर दो लोग हैं और दोनों कुछ ऐसा सामान चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के पास है, तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं सामान को, अगर वो सामान का वैल्यू इक्वल होता है। तो वैल्यू का इक्वल होना भी जरूरी है, क्योंकि रोहन अपने घर के बदले तो जूते नहीं ले सकता है। इसलिए अगर किन्हीं भी दो सामान को एक्सचेंज करना है तो उन दोनों का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सिस्टम तो बहुत अच्छा था कि अगर मुझे कोई सामान चाहिए और मेरे पास कोई ऐसा सामान है जो मेरे काम का नहीं है पर वो किसी दूसरे के काम का है, तो मैं उससे वो सामान एक्सचेंज कर लूंगा और अपने काम की चीज ले लूंगा। पर बार्टर सिस्टम का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम्हें कोई सामान लेना है और उसके बदले तुम कोई अपना सामान एक्सचेंज करना भी चाहते हो, पर तुम्हारे पास जो सामान है वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं चाहिए, यानी कि वो उसका वांट नहीं है। मान लो अगर श्रुति को ड्रेस नहीं चाहिए होता तो रोहन अपने जूते नहीं ले पाता। इसलिए बार्टर सिस्टम में दोनों ट्रेड कर रहे लोगों का वांट सेम होना चाहिए। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और साथ ही साथ बार्टर सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आने वाला सीबीएसई 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का बुक। और मेरे हाथ में जो बुक है ये क्लास 10 सोशल साइंस के लिए है। सोशल साइंस के अलावा तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। और इस बुक का खास बात यह है कि ये बुक सीबीएसई के लेटेस्ट रिलीज क्वेश्चन पेपर, जो कि 5 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ था, उसके ऊपर बेस्ड है। मतलब कि इसके सारे क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है और इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और इसके सारे क्वेश्चन फ्रेश और रिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्स में तुम्हारे स्कोर को बूस्ट करने के लिए इसमें टोटल 450 क्वेश्चन है और लगभग 200 कॉन्सेप्ट्स हैं। साथ ही साथ इसमें इनसाइडर टिप्स एंड टेक्निक्स, ऑन टिप्स, नोट्स, माइंड मैप्स और मिमोनिक्स भी हैं। और तुम्हारे एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए इसमें 5 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स है और 5 सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही साथ इसमें हाई स्कोरिंग चीट शीट भी है विद डिकोडेड मार्किंग स्कीम। तो अगर तुम्हें इस बुक को लेना है तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उस लिंक से जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। तो चलो अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। तो बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद जब मनी का कॉन्सेप्ट आया तो एज अ मनी या तो कैटल्स और ग्रेन्स को यूज किया जाता था सबसे पहले। उसके बाद फिर प्रीशियस मेटल्स के बने हुए कॉइन्स का यूज किया जाने लगा एज अ मनी। और ये जो कॉइन्स होते थे प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इन मेटल से बने हुए होते थे और उनके ऊपर उस समय के राजा महाराजा का ठप्पा लगा हुआ होता था, उनका कोई सिंबल बना हुआ होता था कॉइन के ऊपर, जैसा कि तुम इस इमेज में देख पा रहे होगे। पर आज के टाइम पे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, उसमें हम करेंसी का यूज करते हैं। करेंसी क्या होता है, करेंसी के अंदर या तो पेपर नोट्स होते हैं या फिर मेटल कॉइन्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नोट्स और कॉइन जो है ये किसी प्रीशियस मेटल्स के बने हुए हों। तो तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि जब ये नोट्स और कॉइन्स किसी प्रीशियस मेटल्स वगैरह के नहीं बने हुए होते हैं तो फिर हम इन पेपर और मेटल्स के लिए क्यों अपनी कोई चीज खरीद या बेच देते हैं। तो ऐसा इसलिए कि किसी भी कंट्री का जो करेंसी होता है ना, उसे वहां की गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उस करेंसी को उस पर्टिकुलर कंट्री का मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। अब हमारी कंट्री की करेंसी क्या है, तुम सब लोग को पता ही होगा। हमारी कंट्री में रूपी करेंसी का यूज किया जाता है। और तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई इज रूपी वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें 5 पॉइंट में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रूपी है हमारी करेंसी,
उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है और उसे अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा पॉइंट यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी रुपी करेंसी को नहीं बना सकती है। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन नोट्स को प्रिंट कर रहा है तो वो इलीगल होगा और उसे करेंसी का मान्यता नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगलाइज किया गया है कि रुपी ही एज अ मीडियम ऑफ करेंसी यूज किया जाए। और चौथा पॉइंट यह है कि इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल लीगली रुपी से किया हुआ पेमेंट को डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर तुम रुपी नोट में या फिर रुपी कॉइन में पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही होगा, उसे उसी करेंसी को एक्सेप्ट करना होगा। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि रुपी को इंडिया में एज अ करेंसी क्यों यूज किया जाता है। अगला फॉर्म ऑफ करेंसी जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है डिपॉजिट्स इन बैंक्स। अब बैंक किस तरह से वर्क करता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर कोई भी इंसान अर्न कर रहा है और उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं या फिर बहुत से लोगों का जो सैलरी है वो भी बैंक में ही आता है और जो लोग सेविंग्स करते हैं वो भी अक्सर वो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। और बैंक क्या करता है, तुम्हारे डिपॉजिट किए हुए मनी को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है। यानी कि अगर तुम कुछ समय के लिए बैंक में अपने पैसे को रखोगे तो तुम्हें कुछ उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी तुम्हें वापस मिलेंगे। और इस तरह से लोगों के जो पैसे होते हैं वो बैंक्स में सेफ भी रहते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। और साथ ही साथ लोग जब भी चाहें अपने डिमांड पे बैंक से मनी विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बैंक से डिमांड करें कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए बैंक से, बैंक को वापस करना पड़ेगा, यानी कि हम अपना मनी विड्रॉ कर पाएंगे। और क्योंकि बैंक हमारे डिमांड पे पैसा लेता है और हमारे डिमांड पे ही पैसा हमें वापस भी कर देता है, इसलिए बैंक में हमारे किए हुए डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट इस टर्म को भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। देखो तुमने करेंसी के बारे में जान लिया, बैंक में किस तरह से डिपॉजिट और विड्रॉल वर्क करता है ये भी समझ लिया तुमने। अब बैंक में पैसा जमा करने का एक और फायदा है कि बैंक जो है वो तुम्हें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है बैंक चेक्स का। अब एक बैंक का चेक कैसा दिखता है तुमने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तुम अभी देख सकते हो। तो ये एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे तुम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, यानी कि तुम उस पेपर के ऊपर बैंक को ऐसा इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि तुम्हें इतना अमाउंट किसी दूसरे आदमी को देना है। तुम्हें चेक के ऊपर बस अमाउंट लिखना होता है कि कितना पैसा देना है और किसे देना है ये भी लिखना होता है। और ये जो पेपर है ये बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन होता है जिससे तुम्हारे पैसे किसी और आदमी को देने हैं। तो इस तरह से भी तुम किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और चेक्स का ये भी फायदा है कि तुम बिना कैश का यूज किए सिर्फ एक चेक का यूज करके किसी भी आदमी को पैसे दे सकते हो। तो अगर तुम्हें किसी को बड़ा अमाउंट में पैसा देना है तो तुम्हें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक चेक के ऊपर उसका नाम और कितना अमाउंट देना है ये लिखकर उसे दे सकते हो। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि आखिर एक बैंक का चेक क्या होता है, उसका काम क्या है और उसका एडवांटेज क्या है। बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स और चेक्स के अलावा एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो है लोन्स का। अब लोन्स कैसे वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। लोन के अंदर ना 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक हो गया तुम्हारा बैंक, दूसरा डिपॉजिटर्स यानी कि जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, और तीसरे बोरोवर्स यानी कि जो लोग बैंक से पैसे लेते हैं। डिपॉजिटर ने बैंक में अपना पैसा जमा किया, बैंक क्या करता है कि डिपॉजिटर का मनी का जो कुछ हिस्सा है वो उसे एज अ लोन दे देता है किसी को, कुछ पैसे वो बचा करके रखता है। जब डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करना चाहेगा वो डिपॉजिटर को पैसा वापस कर सके। जो कुछ पैसा रहता है वो बैंक बोरोवर को एज अ लोन दे देता है। लोन के बदले जो बैंक होता है वो बोरोवर से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है और जो बोरोवर है वो कुछ समय बाद लोन का जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करता है। क्योंकि बैंक ने बोरोवर से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया था, लगभग 10 या 15% बैंक अक्सर चार्ज करते हैं, उससे बैंक को प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट में से 3 या 4% बैंक जो है वो डिपॉजिटर को एज अ इंटरेस्ट दे देता है। बाकी जो परसेंटेज बचा वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। ये किस तरह से हुआ, बैंक ने ज्यादा इंटरेस्ट पे बोरोवर को पैसे दिए और उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा डिपॉजिटर को एज अ इंटरेस्ट दे दिया, जो कुछ अमाउंट बच गया वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से लोन्स वर्क करते हैं। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि बैंक लोन्स कैसे देते हैं और बैंक को उनका प्रॉफिट कैसे मिलता है। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ जो है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो हमारे लोन्स होते हैं लोन्स को ही क्रेडिट भी बोला जाता है। क्रेडिट में क्या होता है ना कि जो लेंडर होता है यानी कि जो पैसे देने वाला व्यक्ति होता है और जो बोरोवर होता है यानी कि जो पैसे लेने वाला व्यक्ति होता है, जो लोन लेने वाला व्यक्ति होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो बोरोवर है वो फ्यूचर में पैसे वापस करने का प्रॉमिस करता है और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी बोरोवर से चार्ज किया जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक लोन या फिर क्रेडिट किस तरह से वर्क करता है। अब ये जो क्रेडिट या फिर लोन का जो सिस्टम है ये अच्छा है या बुरा है, इसे समझने के लिए तुम्हारे बुक में 2 केस स्टडीज दी गई है। पहला केस स्टडी का नाम है फेस्टिवल सीजन और दूसरा केस स्टडी का नाम है स्वप्नास प्रॉब्लम। तो चलो अब हम दोनों केस स्टडी को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। जो पहला स्टोरी है फेस्टिवल सीजन, वो एक शू मेकर की कहानी है। एक शू मेकर है जिसका नाम सलीम है
और उसे एक बड़े ट्रेडर से 3000 शूज बनाने का बड़ा ऑर्डर आता है। अब इतने बड़े ऑर्डर के लिए सलीम के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं और ना ही इतना पैसा होता है। सलीम लोन लेता है। लोन किससे लेता है? पहला लोन तो वो लेदर सप्लायर से लेता है, जिसे वो एडवांस में पहले ही बहुत सारे लेदर्स ले लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो 1 महीने बाद उसे पैसे लौटा देगा। और दूसरा लोन वो उसी बड़े ट्रेडर से लेता है जिसने उसे 3000 शूज का ऑर्डर दिया था। तो सलीम उससे ऑलरेडी 1000 शूज का एडवांस पेमेंट ले लेता है। ये दोनों लोन्स लेने के बाद सलीम के पास इनफ रिसोर्सेज और पैसे हो जाते हैं कि वो 3000 शूज का ऑर्डर डिलीवर कर सकता है। तो 1 महीने बाद सलीम अपने 3000 शूज के ऑर्डर को कंप्लीट भी कर लेता है और उन्हें डिलीवर भी कर लेता है और उससे सलीम को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है और वो लेदर वाले इंसान को और वो ट्रेडर को दोनों को पैसे भी दे देता है। इस स्टोरी में क्या हुआ, सलीम ने लोन के फैसिलिटी का यूज भी किया, उसे प्रॉफिट भी हो गया और साथ ही साथ उसने जो लोन लिया था वो भी उसने समय पर लौटा दिया। तो इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि लोन लेना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो अब जो हमारा अगला स्टोरी है वो एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है स्वप्ना। और स्वप्ना के पास 3 एकर्स ऑफ लैंड है, यानी कि 3 एकड़ जमीन है उसके पास, और उसमें वो ग्राउंडनट की खेती करती है, यानी कि बादाम की खेती करती है। और स्वप्ना जो है वो एक मनी लेंडर से लोन लेती है इस होप में कि उसका जो कल्टीवेशन होगा, यानी कि उसकी जो खेती होगी वो अच्छी होगी और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। पर स्वप्ना के साथ एक अनहोनी हो जाती है। स्वप्ना के जो क्रॉप्स होते हैं ना, उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जिसके कारण स्वप्ना का क्रॉप खराब हो जाता है और स्वप्ना को क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ता है। और स्वप्ना उस साल अपना जो लोन है वो समय पे वापस नहीं कर पाती है, इसलिए स्वप्ना के लोन के जो ऊपर इंटरेस्ट है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है और स्वप्ना का जो लोन का अमाउंट है ना वो ज्यादा हो जाता है। फिर अगले साल स्वप्ना को फिर से लोन लेना पड़ता है खेती करने के लिए। इस साल उसका क्रॉप तो ठीक होता है, उसे प्रॉफिट भी होता है। उसका पिछले साल का लोन इतना ज्यादा बढ़ चुका था, वो अभी भी अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही थी और इसी कारण से स्वप्ना को अपने लैंड का कुछ पार्ट बेचना पड़ता है ताकि वो अपना पुराना लोन वापस कर पाए और उसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यहाँ पे क्या होता है कि स्वप्ना एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, यानी कि वो लोन ले लेती है और उसे समय पे वापस नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसका लोन का अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम सही इंसान से या फिर सही जगह से लोन नहीं ले तो हमें ज्यादा दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि लोन लेना हर बार प्रॉफिटेबल ही हो। तो आई होप सो तुम्हें दोनों केस स्टडीज अच्छे से समझ में आया हो, तुम्हें लोन्स के या फिर क्रेडिट के प्रोज और कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान दोनों अच्छे से समझ में आ गए हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को लोन देता है तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, यानी कि कुछ शर्तें रखता है। वो शर्त क्या क्या हो सकते हैं, इसी चीज को हम टर्म्स एंड क्रेडिट बोलते हैं। जैसे कि लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे लोन लेने के लिए, लोन को वापस करने का पेमेंट मेथड कौन सा होगा, और लोन के बदले में वो इंसान कोलैटरल कोई लेगा या नहीं लेगा, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर मेंशन्ड होती हैं। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में तुम्हें पता ही होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में जो भी लोन देने वाला व्यक्ति तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, मे बी तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड या मे बी तुम्हारे कुछ पर्सनल डिटेल्स, तो वो तुम्हें देने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तुम्हें पता ही है। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होता है, तुम पैसे कैसे वापस करोगे, कैश में वापस करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करके वापस करोगे, ये तुम्हारा मोड ऑफ पेमेंट हो जाता है। कोलैटरल क्या है, ये कोलैटरल को हमें अच्छे से समझना होगा। अब कोलैटरल ना कोई भी एक एसेट होता है। एसेट जैसे कि घर, गाड़ी, जमीन, प्रॉपर्टी, किसी के कैटल्स या फिर बैंक में जमा किए हुए तुम्हारे पैसे, ये सारी चीजें तुम्हारे एसेट्स होते हैं। और अगर तुम कभी भी किसी से लोन लेते हो और अगर वो लोन के बदले कोलैटरल मांगता है, मतलब कि वो तुम्हारे एसेट्स का एक्सेस मांग रहा है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई इंसान अगर लोन वापस नहीं कर पाए तो उसके जो एसेट्स है ना उसको बेच करके लोन देने वाला व्यक्ति अपने लोन के पैसे को रिकवर कर सकता है। लोन लेते समय अगर टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलैटरल मेंशन्ड है ना, तो लोन देने वाला व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करना चाहता है तो जो लोन दे रहा है उसका पैसा डूबे नहीं, उसे पैसा 100% उसे वापस मिल जाए। तो एक तरह से कोलैटरल जो है ना वो पैसे वापस मिलने की गारंटी देता है उस इंसान को जो कि लोन दे रहा है। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि कोलैटरल क्या होता है और कोलैटरल कैसे वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन लेने के अलग अलग क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में ना बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा फॉर्मल क्रेडिट और एक होता है तुम्हारा इनफॉर्मल क्रेडिट। जो फॉर्मल क्रेडिट सोर्स होता है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा रजिस्टर्ड होता है, और जो इनफॉर्मल सोर्स होता है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है। जैसे कि हमने स्वप्ना वाले स्टोरी में देखा था कि उसने एक मनी लेंडर से पैसे लिए थे, तो वो एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हुआ। और तुम्हारे एग्जाम्स में अक्सर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस लिखने आता है। तो चलो 5 पॉइंट में एक एक करके दोनों सोर्स के बीच के डिफरेंस को देखते हैं।
तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है और उसे प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट देने वाला ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की तरक्की, हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चौथा पॉइंट यह है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ज्यादातर लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, यानी कि उनमें कम इंटरेस्ट रेट लगता है। और पांचवा पॉइंट तुम्हारे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के एग्जांपल्स हो जाएंगे, जो कि होंगे बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव्स। अब हम ये देख लेते हैं कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो ये कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं उनका लोन देने का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि सोसाइटी का कोई वेलफेयर होता है। और तीसरा पॉइंट ये कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करता है। जिस तरह से फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आरबीआई रेगुलेट करता था, उस तरह से इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें रेगुलेट करने वाला नहीं होता है। और चौथा पॉइंट ये कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के तुम्हारे एग्जांपल्स होंगे मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, वर्कर्स, या फिर तुम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से भी उधार अगर लेते हो तो उसे भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लिया। अब अगर तुम्हें सपना की स्टोरी याद हो तो उसने भी एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ही लोन लिया था। उसने एक मनी लेंडर से पैसे लिए थे, जो कि एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। और सपना की ही तरह हमारी कंट्री के ज्यादातर जो पुअर लोग हैं और ज्यादातर जो किसान लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंडेंट है। तुम इन ग्राफ्स के ऊपर देख सकते होगे कि हमारे कंट्री के ज्यादातर पुअर और मिडिल क्लास लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से पैसे उधार लेते हैं। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। एक तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है, ऊपर से कोलैटरल वगैरह भी ज्यादा ही लगता है। तो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से पैसे लेने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से पैसे नहीं ले, इस तरह की सिचुएशन को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह की सिचुएशन को ठीक करने के लिए जितने भी बैंक्स और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें रूरल एरियाज में ज्यादा मनी प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि रूरल एरियाज में ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए। और ये कोशिश करना चाहिए कि रूरल एरियाज में फार्मर्स को और पुअर लोगों को कम से कम इंटरेस्ट रेट पे अच्छा लोन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ से लोन लेना है, तो उन्हें कुछ परेशानी नहीं आती है। पर रूरल एरियाज के जो फार्मर्स और पुअर लोग हैं वो लोग गलत जगह से लोन लेकर डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, बिल्कुल स्वप्ना की तरह। इसलिए जरूरी है कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो पुअर और रिच सभी लोगों के अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को हमारे कंट्री में ग्रो करने की और एक्सपैंड करने की क्यों ज्यादा जरूरत है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज्यादातर गांव में, रूरल एरियाज में बहुत सारे बैंक्स और लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर बैंक्स हैं भी तो उनसे लोन लेने के लिए कोलैटरल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। अब किसी छोटे फार्मर को या किसी गरीब व्यक्ति को अगर लोन लेना है तो इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मदद लिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ना 15-20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें गांव के ही लोग होते हैं और ये सारे लोग मिलकर कुछ अमाउंट उस ग्रुप में डोनेट करते हैं या फिर उस ग्रुप के अंदर पैसे जमा करते हैं। और जब भी उस किसी ग्रुप के मेंबर को या गांव के किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है तो उनके जमा किए हुए पैसों में से वो लोन ले सकता है। यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होता है, पर हाँ जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसे कुछ समय बाद पैसे वापस करने होते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बैंक्स की कमी को पूरा करता है और जो बैंक्स के भी कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं उसे भी मिनिमाइज करता है। और गांव में, रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये भी अक्सर तुम्हारे एग्जाम में आता है, तो इसका भी आंसर हम 5 पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले रहा है तो उसे कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं भी है, अगर उसके पास कोई जमीन या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं भी है तो भी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे चाहिए हो तो ईजिली
सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसे ले सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि रूरल एरियाज के गरीब लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चौथा पॉइंट यह है कि वुमेन्स के भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन को सेल्फ रिलायंट या फिर सेल्फ सफिशिएंट बनने में हेल्प करता है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही काम नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे सोशल इश्यूज पे डिस्कशन होता है। हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की सोशल इश्यूज के ऊपर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन होता है और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाला जाता है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, पर तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज में ना एक केस स्टडी दिया हुआ है जो कि है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल है। तुम इसकी सक्सेस स्टोरी को अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मे बी इसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप से तुम लोगों को ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियर वे में अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो चलो यार, अब तुम लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।